So yesterday we had derivation, we did derivation of the full wave rectifier, average voltage, RMS voltage. A few points are remaining to discuss in the full wave rectifier. So we'll just go with the flow that पहले हमने center tap रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस किया. इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, बट उसमें डिसएडवांटेज क्या है सेंटर टैप में? व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन सेंटर टैप? हाँ, वी रिक्वायर, हमें ये सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा. ओके. अनदर डिसएडवांटेज जो हमने देखा था वो ये ऑफ जो डायोड है, जो टर्न ऑफ हुआ डायोड है, उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आता है मैक्सिमम? 2 वीएम. हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना आया था? वीएम आया था. ओके. सो ये दो डिसएडवांटेज है सेंटर टैप के. एंड वो डिसएडवांटेजेस के वजह से हम ब्रिज रेक्टिफायर पे गए. ब्रिज रेक्टिफायर में हमने 4 डायोड यूज किए हैं. rather than this arrangement, I told you कि ये जो राइट वाला अरेंजमेंट है, इट इज बेटर टू रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड. तो हमने ये ब्रिज रेक्टिफायर ऐसा बनाया. दोनों का वर्किंग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. ओके. तो इसमें पहले ब्रांच में कौन से आएंगे? वी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस टू रिमेम्बर हमने क्या किया कि जिनका सम 5 है वो एक ब्रांच में आएंगे. तो D1 D4 विल कम इन वन ब्रांच, D2 D3 विल कम इन अनदर ब्रांच. तो हमने ये बीच में एसी सप्लाई लगा दिया. एंड यहाँ पे है हमारा लोड रेजिस्टेंस RL. हियर वी हैव दिस RL. ओके. तो यहाँ जब भी हमारा एसी साइकिल का फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल रहेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तभी कौन से डायोड ऑन रहेंगे, कौन से डायोड ऑफ रहेंगे? D1 एंड D3 दोनों ऑड जो है वो ऑन रहेंगे, एंड जो इवन है वो ऑफ रहेंगे. तो D1 एंड D3 के थ्रू ये करंट पास हो. इसके लिए भी हमने एक इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ की थी, विच इज लाइक दिस, कंसिडरिंग द आइडियल डायोड. तो D1 एंड D3 के थ्रू ये करंट कंटिन्यू हुआ. नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा? D1 एंड D3 विल टर्न ऑफ. उसके रीजंस हमने डिस्कस किए थे, एनोड कैथोड को पॉजिटिव नेगेटिव क्या आते हैं वो. एंड D2 एंड D3 विल बी, और सॉरी D2 एंड D4 विल टर्न ऑन, जिसके वजह से ये करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा जो हमें चाहिए. वी नीड अ करंट डायरेक्शन नॉट टू चेंज, इट इज यूनिडायरेक्शनल करंट चाहिए, जिसको हम डीसी कहते हैं. तो ये करने के बाद हमारा जो वेवफॉर्म है, ऑफ कोर्स दिस विल कंटिन्यू, ये यहाँ से यहाँ पे एंड नहीं होगा. दिस विल कंटिन्यू एंड दिस विल बी अगेन कंडक्टेड बाय D1 D3. दिस विल कंटिन्यू. तो कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर इसमें क्या डिफरेंस है? हाफ वेव में ओनली वन साइकिल वाज गेटिंग कन्वर्टेड और इट वाज गोइंग थ्रू दी डीसी, सॉरी अपना लोड के थ्रू ये एक ही साइकिल जा रहा था. नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए वो 0 था. तो यहाँ से ये डायग्राम देख के हमें पता चल जाएगा कि एवरेज डीसी जो है हमें जो लोड के एंड पे मिल रहा है वो ऑब्वियसली फुल वेव रेक्टिफायर में ज्यादा होगा. ऑलराइट. ओके. So we derived the average DC in case of full wave rectifier, जिसका ये ऐसा कुछ आया 2 Vm by pi आया ना वो. हाँ, तो उसका हमने डेरिवेशन किया. उसके बाद अगर ये डायोड आइडियल नहीं है, मतलब उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट जैसे सिलिकॉन के लिए होता है, अगर वो हमने कंसिडर किया, ऑब्वियसली ये 0.7 कब आएगा पिक्चर में? जब हमारा जो Vm है वो छोटा है काफी. तो कुछ एप्लीकेशंस में जहाँ पे Vm itself is 3 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसा अगर Vm है तो ये हमें प्रोमिनेंटली दिखाई देगा 0.7. बट जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस है और जहाँ पे हम पावर डायोड यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा Vm itself is 230, 230 is the RMS, उसका 230 into √2 is the Vm. तो वहां पे ये 0.7 कैसे दिखाई देगा? इट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल.
बट जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है और हमारा जो VI है वो 5 वोल्ट 10 वोल्ट के रेंज में है, तो देखो जब भी हमारा ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल बनता है, जब ये और ये डायोड कंडक्टिंग है इन दिस केस, तो कैसे केवीएल रूट बनेगा अपना, इस तरह से हमारा एक केवीएल लूप बनेगा। अगर ये केवीएल लूप के लिए मैंने केवीएल इक्वेशन लिखा तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव से निकल रहा है सो VI प्लस VI, फिर ये नेगेटिव से निकल रहा है तो क्या हुआ माइनस VT, इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। अब ये VO है, ये माइनस से निकला तो माइनस VO, अभी वापस से ये नेगेटिव से निकला माइनस VT एंड लूप कंप्लीटेड। तो मेरा केवीएल इक्वेशन कुछ इस तरह से आया। तो अगर मैं VO के लिए इक्वेशन लिखूं तो VO will be equal to VI minus 2VT and VT is the threshold voltage, राइट। तो VO max जो है, of course VO max will be VI का मैक्सिमम वैल्यू विच इज VM माइनस 2VT, VT नहीं चेंज होने वाला, VT इज ऑलवेज 0.7 वोल्ट, ओके। इसीलिए VO max जो है वो VM माइनस 2VT होगा एंड VDC विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू, अभी VO max ही चेंज हुआ ना मेरा, तो 0.636 इंटू ये VO max, ओके। बट अगर VM ये 2VT से बहुत ज्यादा है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में जैसे हमारा अप्लाइड वोल्टेज ही रेंज 200 300 के रेंज में है, तो ये 2VT कितना होगा, 0.7 इंटू 2 कितना होगा, 0.7 into 2 1.4, तो 300 is much greater than that 1.4, तो वो it will not be observable also। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में, in that lab actually we are working at around 100 volt, तो 100 वोल्ट के कंपैरिजन में भी 1.4 वोल्ट इज नॉट ऑब्जर्वेबल, आपको दिखेगा ही नहीं वो। बट जब आपका वोल्टेज दैट किट आई विल ब्रिंग सम डे, जहां पे मेरा इनपुट ही 3 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट के अगर कंपेयर आप करोगे तो ऑब्वियसली ये ऑब्जर्वेबल है। एंड आपको ये जो हमारी ऊपर की डायग्राम ये ऐसे मिली थी कंटिन्यूस, वो ऐसे नहीं मिलेगी, इट विल बी समवॉट लाइक दिस, आफ्टर 0.7 इट विल कंडक्ट एंड अगर वो 0.7 से नीचे आया तो इट विल स्टॉप कंडक्टिंग, अगेन आफ्टर 0.7 इट विल कंडक्ट, अगेन 0.7 के नीचे आया, सो देयर इज अ गैप बिकॉज ऑफ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द डायोड, ओके। बट ये हमारे लिए, मतलब इफ यू कंसिडर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या अभी जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज करते हैं, तो हमारे लिए ये इतना मायने नहीं रखता है। ऑब्वियसली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे तो यस यू हैव टू थिंक अबाउट इट, जहां पे आपका VM is in the range of 5-10 volts. Is that clear? But in that we have that half wave full wave rectifier in the range of 100 volt, तो वहां पे ये नहीं दिखाई दे, okay? So we'll see that practically also during the lab session. Okay. Any doubt up to this point? We spoke about PIV. तो यहाँ पे PIV पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा, मैक्सिमम एक डायोड के अक्रॉस, ये डायोड है, दिस इज ओपन नाउ, ये अभी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसिडर कर रहे हैं, या हमारे डायग्राम पे चले जाते हैं, ओके। तो ये ओपन है अभी, हाँ, तो ये ओपन, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, देखो ये नेगेटिव यहाँ से आ रहा है, ओके। और यहाँ पे कितना वोल्टेज है, यहाँ दिस इज नेगेटिव साइन, यहाँ पे कितना वोल्टेज है देखते हैं, या दिस इज शॉर्ट, तो ये पॉजिटिव यहाँ से, तो मतलब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आया, मैक्सिमम वोल्टेज, ये जो पूरा वोल्टेज है इसके अक्रॉस आ गया मैक्सिमम, कितना है वो मैक्सिमम VM। तो हमारे जो सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर में हमारा PIV कितना लगता था, पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ अ डायोड, PIV in case of center type transformer 2 VM लगता था, यहाँ पे कितना लगेगा, ओनली VM। तो आपको डायोड सिलेक्ट करने में आसानी होगी, हमारा PIV जो है, तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज। हमने सेंटर टाइप में डिसएडवांटेज डिस्कस किया था कि 2 VM का PIV लगता है, बट यहाँ पे एक ही VM, मतलब इट इज ओनली VM उसका PIV है। एक एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसा बोल सकते हैं इसमें कि अगर हमारा करंट या वोल्टेज कम है, जैसे कि अभी बताया वोल्टेज कम है, तो उसमें 2
VT का ड्रॉप होता है, ये वाला जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का जो हमने डिस्कस किया, 2 VT का ड्रॉप होता है। तो अगर आपका ऑलरेडी वोल्टेज कम है तो आपको ये ड्रॉप एंड इनपुट वोल्टेज ही कम है तो ये ड्रॉप आपको प्रोमिनेंट लगेगा। अगर ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता तो ये ओनली VT रहता, 2 VT नहीं होता। ठीक है, तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का एडवांटेज कब है, जब आप उसको लो वोल्टेज पे लो पावर के लिए यूज करें, बट स्टिल दैट डिसएडवांटेज रिमेन्स कि आपको एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर चाहिए। ठीक है, तो जनरली अभी हम ज्यादातर ब्रिज टाइप रेक्टिफायर ही यूज करते हैं, सेंटर टाइप हार्डली लैब में या कहीं पे यूज होता है। तो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, इसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले थे, हैव यू सॉल्व्ड इट? हाँ, इसके देयर इज अ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सप्लाई है, डायोड का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमें अगर फुल वेव रेक्टिफायर हमने लगाया तो डीसी वोल्टेज लोड के अक्रॉस कितना आएगा एंड उसका पीक इनवर्स वोल्टेज। नाउ फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप के रहते हैं, एक सेंटर टैप एंड अनदर इज अ ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, तो इस केस में हम पहले डीसी वोल्टेज VDC निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? ट्रांसफार्मर के प्राइमरी का सप्लाई दिया हुआ है, ये डीसी वोल्टेज निकालने के लिए हमें क्या लगता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डीसी वोल्टेज? डीसी वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? इसके पहले ही तो डिराइव किया था ना, फुल वेव रेक्टिफायर का डीसी वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? उस फॉर्मूला मतलब फाइनल आंसर चाहिए ना, डेरिवेशन नहीं मांगता है मुझे, फाइनल वैल्यू क्या है उसका? अरे कल डेरिवेशन किया ना हमने, अभी नींद उड़ी नहीं है क्या अभी तक? या आदत नहीं है 8 बजे के लेक्चर की? क्या है वो? 2 Vm/पाई। तो मुझे अगर डीसी वोल्टेज या एवरेज वोल्टेज निकालना है आफ्टर फुल वेव रेक्टिफायर, तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2 Vm/पाई। मतलब मुझे क्या चाहिए? Vm चाहिए। तो मुझे Vm कितना मिलेगा अभी? अगर ये डायग्राम इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, इफ दिस अरेंजमेंट अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो ये अरेंजमेंट ऐसे आएगी। ये ट्रांसफॉर्मर है मेरा, ओके, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मर, और उसके बाद मेरा ये ब्रिज रेक्टिफायर है। दिस ट्रांसफॉर्मर हैज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ 12:1 एंड यहाँ पे मैंने 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। ऑफ कोर्स आई डोंट नीड टू मेंशन कि ये सिंगल फेज है। ओके, हाँ, तो अभी यहाँ का जो वोल्टेज है ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज, ये VO है और उसका एवरेज वोल्टेज है VDC। ये इसका फॉर्मूला क्या है? 2 Vm/पाई। ओके, 2 Vm/पाई मतलब यहाँ पे कितना Vm आ रहा है? दिस Vm, ये जो Vm साइन ओमेगा टी आएगा ना इधर ऊपर वाले में, हमने यहाँ पे सीधा सप्लाई लगा दिया था
कल के जो डायग्राम आपने ड्रॉ की ब्रिज रेक्टिफायर की, उसमें हमने सीधा यहाँ पे साइनोसाइडल सप्लाई लगा दिया था। वो साइनोसाइडल सप्लाई कहाँ से आएगा, इधर वो सप्लाई में से आएगा या ट्रांसफॉर्मर से आएगा, तो अभी ये ट्रांसफॉर्मर है। तो यहाँ पे है मेरा Vm साइन ओमेगा टी। तो मुझे अगर VDC फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला 2Vm/पाई है, तो मुझे Vm पता होना चाहिए। मतलब ट्रांसफॉर्मर के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होके मेरे पास सप्लाई आ रहा है, उसका पीक वोल्टेज, पीक वैल्यू मुझे पता होना चाहिए। जिसके लिए क्या पता होना चाहिए, इसके लिए क्या पता होना चाहिए, Vm कहाँ से मिलेगा मुझे? हाँ, √2 इंटू जो सप्लाई आएगा। बट यहाँ से सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई कहाँ से आ रहा है, प्राइमरी से आ रहा है ना। तो प्राइमरी का सप्लाई मुझे पता है 220, बट ये RMS है, ये पीक नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पीक वोल्टेज पहले निकालना पड़ेगा। इसका पीक वोल्टेज मिलने के बाद वही ट्रांसफॉर्म हो रहा है बाय दिस रेशियो, तो रेशियो है मेरे पास, तो मुझे यहाँ का पीक वोल्टेज मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट Vm। कैन यू डू दैट? ये हाफ वेव रेक्टिफायर में ऑलरेडी ये टाइप का न्यूमेरिकल हमने किया हुआ है। डू इट क्विकली। साइनोसाइडल का RMS हमें पता है, RMS का फॉर्मूला क्या है साइनोसाइडल का, Vm/√2। तो Vm इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटू करो करो। क्या आया V पीक प्राइमरी का? फिर आगे क्या करोगे? पीक वोल्टेज एट, हाँ एट सेकेंडरी निकालो, कितना आएगा? 25.9। फिर आगे, अभी Vm मिल गया आप लोग को, सो फाइंड आउट व्हाट इज VDC। कितना है, 16.4। हाँ, ओके। और VRMS कितना है वो भी फाइंड आउट कर लो, पूछा नहीं है तो क्या हुआ। हाँ, 18.31, यस। V 16 point, हाँ, सो यू माइट हैव टेकन दैट 311/12, वो पूरा लिया होगा, या फिर वो Vm/पाई 2Vm/पाई लिया रहेगा, दैट यू माइट हैव, दैट इज ओके।
किसको नहीं समझाए अभी तक? काय झालं? काट का केलं ते? बरोबर होतं की? कर ना पुढे. व्हीडीसी काढ आता. व्हीएम काढला ना, 311 आला. सेकंडरीचा ह्या साईडचा व्हीएम काढ ना ट्रान्सफॉर्मेशन रेशोने. बरोबर आहे. कितना है? 25.9 ना? फिर वीडीसी निकाला. which is equal to 16.47 वोल्ट. ओके. वीआरएमएस कितना आया? क्या फॉर्मूला है उसका? अरे वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या है? कितना आया है? 18.31. Okay. Now we are asked for PIV also, peak inverse voltage. पीक इनवर्स वोल्टेज फुल वेव रेक्टिफायर में क्या रहेगा? पीक इनवर्स वोल्टेज पीआईवी फुल वेव रेक्टिफायर में कितना रहेगा? इट इज वीएम ना? वो किसके लिए है वीएम? कौन से रेक्टिफायर के लिए वीएम है? फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या है? अभी तो बोला था ना, फुल वेव रेक्टिफायर का दिखाया भी था कितना वोल्टेज आता है ऑफ डायोड के अक्रॉस. ये ऐसा करोगे तो वैसे इधर ही पढ़ के रहेंगे हम लोग. आगे का सिलेबस कैसे
सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के लिए इसके अक्रॉस, ये ऑफ डायोड है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आता है? 2 VN ना, तो वो उसका PIV नहीं हुआ। और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए VM आता है। तो व्हेन वी से फुल वेव रेक्टिफायर का अगर हमें PIV चाहिए तो हमें दोनों मेंशन करने पड़ेंगे। अगर वो सेंटर टैप रेक्टिफायर है तो वो 2 VM होना चाहिए, और अगर वो ब्रिज रेक्टिफायर है तो VM होना चाहिए। सो राइट डाउन दैट PIV मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज। क्लियर? किसी को कोई डाउट? शुड वी गो अहेड? अभी ये रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर से हमें जो आउटपुट मिला वो यूनिडायरेक्शनल है क्या? लोड करंट जो फ्लो हुआ, इज इट यूनिडायरेक्शनल? यस। बट इज इट प्योर डीसी? क्यों नहीं है वो प्योर डीसी? क्योंकि इट डज नॉट हैव कांस्टेंट वैल्यू। वो पल्सेटिंग डीसी उसको बोल सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग डीसी बोल सकते हैं। डीसी क्योंकि उस वो नेगेटिव में कभी नहीं जा रहा, इसीलिए उसको हम डीसी कह सकते हैं, बट इट इज नॉट प्योर डीसी बिकॉज इट इज फ्लक्चुएटिंग। ओके, तो ये अगर फ्लक्चुएटिंग डीसी है तो ऑब्वियसली अगर मुझे प्योर डीसी चाहिए तो मुझे मिलेगा नहीं। So performance of the rectifiers is assessed on two basis. दो बेसिस पे ये परफॉर्मेंस असेस करते हैं। पहले तो उसमें फ्लक्चुएशंस कितना है, जिसको बाय टर्मिनोलॉजी इट इज कॉल्ड एज रिपल। रिपल मतलब मैक्सिमम मिनिमम में वो कैसे चल रहा है। एंड दूसरी चीज कि उसका एफिशिएंसी कितना है। एवरी मशीन, एवरी कंपोनेंट वी कैलकुलेट एफिशिएंसी। तो हम उसको कुछ एसी सप्लाई दे रहे हैं, उसमें से कितना वो डीसी में कन्वर्ट कर पा रहा है, दैट इज दी एफिशिएंसी। समझ में आया? ओके, सो दो क्राइटेरिया के बेसिस पे रेक्टिफायर ऑलवेज असेस किया जाता है। वन इज द रिपल एंड अनदर इज द एफिशिएंसी। सो द सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, you note this down.
so it is written that current from rectifier is unidirectional, but वो fluctuate होता है and इसीलिए वो pure DC नहीं कहा जा सकता है, but still उसमें कुछ तो DC part है because वो नॉन जीरो है. इट इज नॉन जीरो, वो जीरो के नीचे नहीं जा रहा है, नॉन जीरो नहीं सॉरी नॉन नेगेटिव, वो जीरो के नीचे नहीं जा रहा है, इसलिए उसमें कुछ तो डीसी पार्ट है, इसीलिए इट हैज सम एवरेज डीसी वैल्यू प्लस उसमें कुछ एसी कंपोनेंट है जो देयर कैन बी. अगर आपने ये जो फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर को अगर लिया और उसका आई डोंट नो वेदर यू हैड फूरियर ट्रांसफॉर्म इन मैथमेटिक्स, बट उसको अगर आपने अलग अलग करने की की इन डीसी एंड प्योर साइनोसाइडल, तो आपको एक एवरेज डीसी मिलेगा और बचा हुआ आपको कई फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी जो प्योर साइनोसाइडल है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं हार्मोनिक्स. ये हार्मोनिक्स का चैप्टर आई थिंक आपको सर्किट एंड नेटवर्क्स में लास्ट चैप्टर इज हार्मोनिक्स है, तो वो हार्मोनिक्स क्या है वो आपको तब पता चलेगा. बट जस्ट टू इंट्रोड्यूस कि आपका कोई भी अभी हम जो ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग कि हमारा प्योर साइनोसाइडल सप्लाई है, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, स्पेशली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ओनली. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही है जो सिस्टम में स्विच ऑन स्विच ऑफ करके, ऑफ कोर्स वो हम करते हैं, नॉट दे आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, बट उसके वजह से हमारा जो सप्लाई है वो प्योर साइनोसाइडल नहीं रहता है. एंड 50 हर्ट्ज के अलावा उसमें और भी कुछ फ्रीक्वेंसीज आ जाती है जिसको हम हार्मोनिक्स कहते हैं. ओके, तो ये हार्मोनिक्स होते हैं. अनडिजायर्ड जो एसी कंपोनेंट है उसको हम रिपल कहते हैं. So how effectively the rectifier converts AC power into DC power, that is described by ripple factor. दो parameters है ये importantly, ripple factor and the rectification efficiency. दोनों पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रेक्टिफायर कितना इफेक्टिवली एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है. So first we'll talk about ripple factor. Write down the definition. Ripple factor it is measure of purity of the DC output of rectifier. जिसको डिनोट किया जाता है आर से, एंड आर का फॉर्मूला है कि उसमें रिपल कितना है. तो अभी जब हम मेजर करते हैं कोई भी एसी कंपोनेंट, तब हम उसका कौन सा वैल्यू लेते हैं? एसी कंपोनेंट, एसी जो भी पैरामीटर हम मेजर करते हैं उसको कौन सा वैल्यू लेते हैं, मेजर करते हैं? आरएमएस. सो उसका फॉर्मूला है आरएमएस वैल्यू ऑफ रिपल. रिपल मतलब एसी, जो उसका एसी पार्ट है, एसी कंपोनेंट. रिपल दैट इज एसी कंपोनेंट ऑफ वेव divided by average or DC value. I'll show you one waveform, उस पे हम एक्सप्लेनेशन करते हैं. एवरेज मतलब जो हमने निकाला ना 2Vm by pi अभी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, दैट वैल्यू. तो अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर देखोगे, हमने एक वो जो वेवफॉर्म ड्रॉ की थी इधर, दिस वन. तो आपका एवरेज जो है वो यहाँ कहाँ पे आएगा, कहीं पे आएगा, बिकॉज दिस इज Vm, ये Vm है ना,
और एवरेज का वैल्यू क्या है 0.63 समथिंग वीएम ना, तो वो इधर आ, ठीक है, ये एवरेज है। ओके, सो लेट अस कंसिडर अ स्टैंडर्ड वेवफॉर्म, जो इसका फॉर्मूला मतलब इसका फॉर्मुलेशन के लिए एक वेवफॉर्म दे हैव डिसाइडेड, एंड दैट वेवफॉर्म गोज लाइक दिस। यहाँ पे आपका वोल्टेज है, दिस इज ओमेगा टी, दिस इज वोल्टेज, दिस इज द अमाउंट ऑफ VDC, ये हमारा VDC या V एवरेज है, एंड रिपल इस पे इस तरह से है, बिकॉज इट इज AC रिपल। तो ये बहुत ही मतलब बेसिक टाइप ऑफ वेवफॉर्म है, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसी टाइप ऑफ वेवफॉर्म हमें दिखे, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड वेवफॉर्म। ये किस लिए है, हमारा वो जो फॉर्मूला है उसको और सिंपल करने के लिए। ओके, तो ये है स्टैंडर्ड वेवफॉर्म, जिसमें यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे ऑब्वियसली ओमेगा टी रहेगा, देन यू हैव दिस कांस्टेंट वैल्यू विच इज DC। अब ये DC वैल्यू अगर आपका depends on your rectifier, which type of rectifier it is, DC value can vary, and accordingly आपका ये जो AC component है वो भी वेरी हो सकता है। ओके, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये जो है, ये जो दिस इज एक्चुअल वेव फॉर्म ऑफ द वोल्टेज, ये एक्चुअल वोल्टेज, ये आपको इस तरह से दिखेगा। तो दिस इज द एक्चुअल वोल्टेज जो हमें VO, जो हमें रेक्टिफायर के आउटपुट पे मिलेगा, एंड ये जो है इनके बीच का दिस वन, जो मैक्सिमम मिनिमम में चेंज हो रहा है ना, इसको V रिपल कहते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज VR। ये जो कंपोनेंट है ये अनवांटेड है, एंड VDC इज व्हाट वी वांट। ओके, तो सपोज ये एक टिपिकल स्टैंडर्ड वेवफॉर्म अगर हमारे पास है, तो इसका अगर मुझे नाउ फ्रॉम दिस टू द फॉर्मूला विच आई विल राइट राइट नाउ, तो उसका एक डेरिवेशन है, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड इट इज नॉट द पार्ट, मतलब ऐसे लिखा भी नहीं है दैट इट इज एक्सपेक्टेड, इनफैक्ट वहां पे नो डेरिवेशन एक्सपेक्टेड ऐसे लिखा है, तो आई विल नॉट गो फॉर दैट डेरिवेशन। बट अगर किसी को इंटरेस्ट है देन दे कैन अप्रोच मी, बिकॉज बॉयस्टैड में भी ये जो अपेंडिक्स में दिया है, ये जो फॉर्मूला है सारे अपेंडिक्स में दिए हुए हैं, तो उन्होंने भी शायद यहाँ से सीधा उस पर जंप किया हुआ है, या वेरी फ्यू स्टेप्स आर गिवन, so it will not be clear if you see it from the Boylstat. अगर इंटरेस्ट है then you can approach me, I have that derivation. Okay, so इसका जब हम फॉर्मूला लिखते हैं रिपल का, आर फॉर दिस वेवफॉर्म, फॉर above वेवफॉर्म, standard waveform, R is equal to square root VRMS upon VDC the whole square minus 1। ये इसका फॉर्मूला बना। डेरिवेशन इज नॉट एक्सपेक्टेड एट योर लेवल, किसी को इंटरेस्ट है दे कैन पर्सनली अप्रोच। दिस इज अ रिपल, R इज इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला है। तो अभी यहाँ पे हमें पता है इफ वी कंसिडर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों के हमें VRMS और VDC पता है, तो वी कैन कैलकुलेट रिपल कितना होगा। इज दैट क्लियर? हैव यू नोटेड डाउन अप टू दिस पॉइंट?
व्हाई? दैट इज डेरिवेशन। ये डायरेक्टली नहीं आया है, -1 क्यू वी आर एम एस क्यू वी डी सी क्यू, वो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना, आर इज इक्वल टू आर एम एस वैल्यू ऑफ रिपल कंपोनेंट अपॉन एवरेज डीसी, दैट इज द मेन फॉर्मूला। एंड देन वी हैव डिराइव्ड ये जो वेव फॉर्म है उसके लिए वी रिपल कितना रहेगा, वीडीसी क्या है, तो ये सब डाल के वो डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है। So there is no direct explanation कि वो ऊपर से ये फॉर्मूला कैसे आया, there is a derivation for it. And if you are interested in knowing that derivation, you can meet me after this lecture or in the practical session also you can ask. Because ये derivation इतना simple नहीं है. फर्स्ट में भी वो पूरा derivation नहीं दिया है, वो मुझे बैठ के करना पड़ा वो derivation. Alright, done. So ये फॉर्मूला भी हमारे पास है रिपल का. Okay. So can you find out ripple factor of half wave rectifier and full wave rectifier? आपके पास दोनों है, half wave full wave rectifier के VRMS VDC. So put those values there and find out the ripple factor of half wave rectifier and full wave rectifier. So what is VRMS for half wave rectifier? VRMS का फॉर्मूला बताओ ना, हाफ वेव रेक्टिफायर VM बाय जो मैंने जो डेरिवेशंस किए हैं यहाँ पे वो आप लोगों ने लिखे नहीं है. पे अटेंशन हियर. मैंने जो डेरिवेशंस यहाँ पे किए हैं वो लिखे नहीं है नोटबुक में. लिखे है ना? तो उसमें से हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वैल्यू कितना है वो बताना इतना मुश्किल है. वीआरएमएस कितना है हाफ वेव रेक्टिफायर का? Vm/2. And what is VDC for half wave rectifier? Vm/pi. तो वहां पे डालो Vm/2, Vm/pi and see what value you are getting.
गो फॉर फुल वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर को शॉर्ट में HWR भी लिखते हैं. R is equal to what is VRMS? VM by 2. What is VDC? VM by 5 the whole square minus 1. कितना आया ये? 1.21. ओके, तो इट शोज ये एक 1 के ऊपर है, मतलब इसका जो डीसी सॉरी एसी कंपोनेंट है वो डीसी से भी ज्यादा है. पे अटेंशन एवरीवन, ये 1 से भी ऊपर है, इसका मतलब इसका जो एसी कंपोनेंट है वो डीसी से भी ज्यादा है. एंड दैट इज व्हाई अ वेरी गुड टाइप ऑफ रेक्टिफायर, इट इज अ वेरी पुअर टाइप ऑफ रेक्टिफायर. ओके, ऑलराइट, गो फॉर फुल वेव रेक्टिफायर. हाँ, VM will get cancelled ना. VM whatever may be the VM. See, इनपुट वोल्टेज कितना भी होने दो, VM उसका सेम ही होने वाला है. VM सेम है, मतलब VM दोनों सेम ही होने वाला है ना ये VM, तो they will get cancelled. फुल वेव में क्यों VM डालना पड़ेगा? So I'll write a statement regarding this half wave rectifier that ripple voltage exceeds DC voltage. Therefore, half wave rectifier is a poor rectifier. Okay. Going for the full wave rectifier. R is equal to, what is the RMS of full wave rectifier? VM upon root 2. And what is the average voltage? 2 VM upon pi. 2 VM upon pi. The whole square minus 1. So calculate this and tell me what is the ripple factor. VM कहाँ से बचा तुम्हारा? VM यहाँ पे भी कैंसिल ही तो हो रहा है. So this ripple factor ये बताता है कि मेरा जो रिपल वोल्टेज है इट इज लेसर देन 1, ऑलमोस्ट 0.5, तो वो VDC से कम है. जो रिपल वोल्टेज है वो VDC से कम है, मतलब कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर इट इज अ गुड टाइप ऑफ रेक्टिफायर, बट इट इज नॉट द बेस्ट. इज इट द बेस्ट रेक्टिफायर? स्टिल यू हैव द रिपल फैक्टर राइट, 0.48 का. तो इसके लिए क्या किया जाता है वो हम बाद में देखेंगे. उसके पहले हम इसका एफिशिएंसी, अभी भी एक पैरामीटर बचा है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी. ये हमने सिर्फ रिपल फैक्टर के बारे में बात की. ये हो गया है तो वी कैन गो अहेड, और वेट करना है.
Yes, yes. ऑलराइट, हो गया लिख के? ओके, सो नेक्स्ट पैरामीटर जो हम जिस पे हम रेक्टिफायर का परफॉर्मेंस असेस करते हैं दैट इज रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या है अभी सबको पता चल गया। व्हाट इज एफिशिएंसी? हाँ, आउटपुट एफिशिएंसी का फॉर्मूला आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अभी हम रेक्टिफायर में इनपुट पावर कौन से फॉर्म में दे रहे हैं? एसी फॉर्म। तो टोटल इनपुट जो हम पावर दे रहे हैं विच इज इन एसी, उसमें से कितना पावर डीसी पावर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। राइट डाउन दैट स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी percentage of total input AC power, percentage of total input AC power is converted into useful DC output power. Okay. So if I have to write the formula, efficiency is equal to DC power delivered to the load divided by AC input power फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। अभी हमने जो एक न्यूमेरिकल देखा था, ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी में जो हम पावर लेते हैं, नॉट दैट पावर, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर में भी कुछ लॉसेस होते हैं, वो हमें ऐड नहीं करने इसमें। ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी पे जो पावर अवेलेबल है, इनपुट पावर एसी, दैट इज टेकन हियर। Okay, so I can write this as PDC upon PAC, right? DC power, AC power. अभी डीसी को हमने क्या लिखा है ऊपर, VDC को एवरेज भी लिखा है, सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज पी एवरेज। और इसको एसी को, एसी का हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? आरएमएस, तो पी आरएमएस।
Now what is the formula of power? VI, but I we don't know, na? We can have some, we have shown some load resistance RL. तो उसके टर्म्स में कुछ पता है पावर? हमें वोल्टेज पता है एंड वी हैव सम लोड रेजिस्टेंस RL. कैन यू टेल मी पावर इन टर्म्स ऑफ दोज? What is power dissipated in a resistance? Power dissipation in resistance कितना होता है? हाँ, अच्छा, you told me V into I, right? Because हम कंसिडर करें यहाँ पे कोई पावर फैक्टर नहीं है, we have pure resistive load, so it is V into I. वो भी लिख देते, considering pure resistive load. I का फॉर्मूला क्या है? V upon R. So what is this equal to? V square upon R. और कोई फॉर्मूला है पावर का? हाँ, क्या क्या क्या? एक्टिव पावर का ही फॉर्मूला पूछ रही हूँ, रिएक्टिव पे गए ही नहीं अभी हम लोग. अभी एक पूछूंगी ना तो वो आ जाएगा. ट्रांसमिशन लॉस का फॉर्मूला क्या है? लॉस का फॉर्मूला पता है, आई स्क्वायर आर. हाँ, वो पावर का फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, सो इट बिकम्स आई स्क्वायर आर. वो पावर ही है. एनीवे, व्हाट वी नीड नाउ, V स्क्वायर बाय आर. वी आर इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज मुझे V पता है एंड मेरे पास कोई लोड रेजिस्टेंस है RL. ओके, सो P एवरेज का फॉर्मूला बता सकते हो? वो लिखा है ना उधर, उसमें सिर्फ डालने का है. हाँ बोलो. P average is equal to V average. V average upon V average का क्या स्क्वायर है ना, अपॉन RL लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय RMS. P RMS कितना आएगा? V, अभी ये बोला ना, P एवरेज का V एवरेज, P RMS का क्या आएगा? V RMS द होल स्क्वायर अपॉन RL, रेजिस्टेंस लोड तो उतना ही है. So this RL and RL will get cancelled because they are same, and what is remaining is V average upon V RMS the whole square. V average is nothing but VDC upon V RMS the whole square. इसके पहले कभी डेरिवेशन वगैरह कुछ ऐसा गया ही नहीं है. हाँ, एक पूरा साल हो गया तुम लोग को, ACF किया, DCF किया. अभी मेरे पास ईपीजी में तो कोई डेरिवेशन नहीं था, फिर भी वो लास्ट चैप्टर में कुछ तो थे थोड़े न्यूमेरिकल, उसके अलावा कुछ भी नहीं था. डेरिवेशन का मीनिंग पता है ना, डिराइव का? मिल गया अभी फॉर्मूला, VDC बाई VRMS. अभी ये हाफ वेव एंड फुल वेव के लिए कर सकते हो. चलो करो.
जो प्लान होता है ना लेक्चर में, उसका 50 या 75% ही कंप्लीट होता है, फिर वो बचा हुआ 50 या 25% नेक्स्ट लेक्चर के लिए चला जाता है। क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी? हाँ, 0.405। कन्वर्ट दैट इन परसेंटेज, तो इट विल बी 40.5%। ओके, अच्छा फुल वेव रेक्टिफायर का करो। कितना आया फुल वेव रेक्टिफायर का? 0.809, so it is almost equal to 80.9%, मतलब 81। so you can see हाफ वेव रेक्टिफायर से डबल फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी है, एंड द रीजन इज प्रोमिनेंट, मतलब वो एक हाफ साइकिल उसमें आ जाता है। डन।
अभी मुझे इच्छा तो बहुत थी तुम लोग को ब्रेक देने की, बट इसके बाद का टॉपिक बाकी है, तो विल फिनिश दैट। या ज्यादा हो गया है? क्या करना है, ब्रेक चाहिए? चाहिए क्या ब्रेक? अब बोली नहीं बोल। ओके, तो अभी हमने जो बात की कि ये भाई सब फ्लक्चुएटिंग है और हमें प्योर डीसी नहीं मिल रहा है, तो डू यू थिंक कि लोग अभी तक ऐसे ही यूज करते रहेंगे कि अभी तक हमारे पास प्योर डीसी नहीं है? हम लैब में तो यूज करते हैं ना डीसी सप्लाई। तो आपको याद है कि हमने जीनर डायोड में एक डायग्राम बनाई थी, एक ब्लॉक डायग्राम। क्या था उसमें? देखो देखो जरा पेजेस पलट के। इतना मतलब सोचते हैं ना जैसे याद ही आने वाला है इन लोग को। हाँ, तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर था, दिख रहा है डायग्राम सबको? उसके बाद रेक्टिफायर था जो अभी हमने देखा, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर। उसके बाद एक ब्लॉक है जिसका नाम है फिल्टर। तो ये पानी का फिल्टर नहीं है। ऑफ कोर्स फिल्टर का काम सेम है, जैसे वो इम्प्यूरिटीज, पानी की इम्प्यूरिटीज निकालता है, हमें वी गेट अ क्लीन वाटर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे इम्प्यूरिटीज का क्या है? रिपल आर द इम्प्यूरिटीज जिसको हमें निकालना है। तो उसके लिए भी हमें फिल्टर की जरूरत पड़ेगी, जो इसमें से अभी जो हमें फ्लक्चुएटिंग डीसी मिल रहा है उसमें से रिपल का पार्ट कम कर दे। राइट? हैव यू एवर ऑब्जर्व कि हमारा जो एलईडी का लाइट है वो कभी कभी ब्लिंक होता है, या इवन टीवी स्क्रीन जो एलईडी के हैं वो भी ब्लिंक होते हैं। एलईडी किस पे चलता है? एलईडी को इनपुट क्या रहता है? डीसी रहता है। तो ये डीसी भी किधर से तो कन्वर्ट होके आया है ना, उसका भी तो अपना एक रेक्टिफायर फिल्टर वो सब रहेंगे। तो जब ये फ्लक्चुएट होते हैं, स्पेशली कि आप अगर मोबाइल कैमरा वीडियो ऑन करोगे एंड एलईडी लाइट है, तो यू विल गेट दैट फ्लक्चुएशन, बिकॉज हमारे आईज इतने शार्प नहीं है कि वो फ्लक्चुएशंस को पकड़ पाए, बट कैमरा का जो फ्रेम पर सेकेंड का जो रेट है वो कम है, तो वो पकड़ लेते हैं एंड इट फ्लक्चुएट्स। मतलब एलईडी को जो सप्लाई मिल रहा है डीसी, इट इज स्टिल फ्लक्चुएटिंग, इट इज नॉट प्योर डीसी। तो ये प्योर डीसी कितना प्योर होगा या नहीं होगा, अभी ये तो फिक्स हो गया ना, ये वैल्यूज फिक्स्ड है। हम वीएम चाहे कितना भी चेंज करें, ये वैल्यूज चेंज नहीं होने वाली है। मतलब फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर ने आपको एक फिक्स रिपल वैल्यू दे दी, रिपल फैक्टर दे दिया। अभी किसका काम है उसके आगे? फिल्टर का काम है कि वो रिपल के साथ क्या करना है। तो आपका अगर एलईडी ब्लिंक हो रहा है तो उसका मतलब आपका जो फिल्टर लगाया हुआ है उधर, फिल्टर मतलब इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर, वो इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर सफिशिएंट नहीं है या वो बराबर से काम नहीं कर। राइट? ओके, सो हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस? इसको इम्प्रूव कैसे करें? क्या लगा है जिससे ये फ्लक्चुएशंस इम्प्रूव होंगी? डू वी हैव एनी कंपोनेंट इन द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे कोई कंपोनेंट जो आपने एसीएफ डीसीएफ में पढ़े हैं जो ये फ्लक्चुएशंस को अपोज करते हैं, दे अपोज द चेंज? इंडक्टेंस अपोजेस whom? करेक्ट, इंडक्टेंस अपोजेस द चेंज, बट चेंज इन whom? किसका चेंज? करंट का चेंज को इंडक्टेंस अपोज करता है। और कोई है ऐसा अपोजिंग वाला? कैपेसिटर, कैपेसिटर किसको अपोज करता है? चेंज इन वोल्टेज। तो चेंज इन वोल्टेज इज अपोज्ड बाय कैपेसिटर एंड चेंज इन करंट इज अपोज्ड बाय इंडक्टर। तो ये दो भाई साहब है हमारे पास जो हमें इससे बचा सकते हैं, जो अपोज करेंगे कि अगर फ्लक्चुएट हो रहा है सो दे विल अपोज, नहीं, ये फ्लक्चुएशन हम नहीं होने देंगे।
ये है, एक है इंडक्टर और दूसरा है कैपेसिटर। नाउ कैपेसिटर, यू माइट हैव सीन, छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं, वेरी टाइनी, दे आर इन दी माइक्रोफेराड्स वगैरह, उसके रेंज में हम यूज करते हैं। सो दे आर क्वाइट चीपर। अगर आप इंडक्टर लेने जाओ तो उसका कोर होगा, उसका वाइंडिंग होगा, इट विल बी बल्की, नॉट टाइनी एज अ कैपेसिटर। तो इंडक्टर अगर हम यूज करें, ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो फिल्टर, और वो हम हमारे स्टडीज में है ही, बट थोड़े उससे हमारा फिल्टर थोड़ा बल्की होगा, थोड़ा कॉस्टली होगा। बट कंपेयर टू दैट कैपेसिटर के से जो फिल्टर बनेगा, दैट विल बी वेरी चीप एंड सिंपल। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि हमारा जो ये डीसी, स्टेडी डीसी वोल्टेज है, हमें जो आउटपुट मिलता है वो हमें स्टेडी डीसी मिलना चाहिए, जैसे हमें बैटरी से मिलता है। बैटरी से जो वोल्टेज मिलता है, वहां कहीं पे आपने देखा है रिपल वगैरह आता है? नहीं। अगर उसने 5 वोल्ट दिया, वो 5 वोल्ट ही देगा। ऑफ कोर्स ओवर द टाइम पीरियड वो थोड़ा डिग्रेड होगा, जब बैटरी खत्म होने, जब हम बोलते हैं कि बैटरी की लाइफ खत्म हो रही है, बट इट विल नॉट गिव यू एनी रिपल। सो इट द function of this filter is to filter out, actually filter out the ripple content और AC component जो हम बात कर रहे थे। So what do you get from the full wave rectifier or half wave rectifier? It is a pulsating DC, it is not pure DC। और प्योर डीसी अगर हमें मिलना है तो हमें फिल्टर या स्मूथिंग सर्किट यूज करने पड़ेंगे। फिल्टर्स को ही स्मूथिंग सर्किट कहते हैं। तो सबसे पहला जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिल्टर अवेलेबल है, दैट इज दी कैपेसिटर। ओके, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द फिल्टर। कि आपको क्या करना है कि आपका जो लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट है। अब ये कैपेसिटर क्या करेगा? कैपेसिटर हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या है, रिएक्टेंस का, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1/2πfc, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी आया। तो अगर फ्रीक्वेंसी, जिस चीज का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसको वो लो रिएक्टेंस पाथ देगा। आई रिपीट दैट xc इज इक्वल टू 1/2πfc। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो xc क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो व्हाट विल हैपन टू xc? कम होगा। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी, जो भी कंपोनेंट्स, अभी मैंने कहा था कि उसमें सिर्फ 50 हर्ट्ज का कंपोनेंट नहीं है, देयर आर मेनी हार्मोनिक्स इन वॉट एवर द आउटपुट वी आर गेटिंग। तो उसमें जो भी एसी कंपोनेंट है, हमारे पास एक डीसी कंपोनेंट है और बाकी सारे एसी कंपोनेंट है। डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना रहता है? 0। सो ये अगर 0 फ्रीक्वेंसी है तो एक्सी क्या होगा? हाँ, क्या? अगर ये एफ 0 है, व्हाट विल हैपन टू एक्सी? ये सारे 0 है, मतलब 2 पाई किसी से भी मल्टीप्लाई करने तो ये 0 हो जाएगा। व्हाट इज 1/0? इन्फिनिटी कुछ सुना है या सिर्फ मॉल में गए हैं इन्फिनिटी नाम के? सो इन्फिनिटी 1/0 मतलब इन्फिनिटी, दैट मीन्स अगर यहां से जो डीसी आ रहा है, उसको ये कैपेसिटर कितने रेजिस्टेंस का पाथ देगा? थियोरेटिकली इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब वो डीसी उसमें जाएगा क्या? नहीं जा सकता। वेर एज अगर इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी आ जाए, कोई भी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी अगर फाइनाइट है, सो देयर विल बी फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्सी, इन्फिनिटी तो नहीं रहेगा वो। तो हायर जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उतना वो उसको लो रिएक्टेंस पाथ देगा। सो ऑल योर एसी कंपोनेंट विल बी टेकन बाय दिस कैपेसिटर, स्पेशली हायर फ्रीक्वेंसी। लोअर फ्रीक्वेंसी है तो ओके, कुछ इसमें से जाएंगे, थोड़ा बहुत आर आर में लोड में से जाएगा, बिकॉज देन दे विल कंपेयर कि इसका रिएक्टेंस कितना, इसका कितना है, एंड सम पार्ट विल गो थ्रू आर। बट मोस्ट ऑफ द एसी कंपोनेंट, स्पेशली हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, विल पास थ्रू सी, क्योंकि सी उसको लो रिएक्टेंस पाथ दे रहा है। शुड आई रिपीट दिस? क्लियर?
तो इसका ही हम फायदा उठा के हम एसी कैपेसिटर को पैरेलल में इस तरह से लगाएंगे कि आपको वेवफॉर्म कुछ ऐसे मिलेगी। ये आपकी फुल वेव रेक्टिफायर डॉटेड जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर की डायग्राम है, वेवफॉर्म एट द आउटपुट। नाउ सी व्हाट हैपेंस। अभी सबसे पहले वो अगर इनिशियली से वो अगर कैपेसिटर हमने कंज्यूम किया इट इज डिस्चार्ज, तो यहाँ से हमारा आउटपुट शुरू होगा, देन इट विल रीच ए, then it will go up, it will reach to B point। अभी B point पे मेरा वोल्टेज है VM। अभी ये सब जो हो रहा है इसके बीच में आपको जो लोड करंट है वो भी जा रहा है। IL is flowing RL through RL, that is continuously happening, बट उसके साथ साथ C भी तो है, उसको हमने ऑफ नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे C चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ओके, तो कैपेसिटर जो चार्ज होगा बी पॉइंट के बाद क्या होगा, ये हमारा जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रहा है जीरो की तरफ, बट कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर विल अपोज द चेंज इन वोल्टेज। कैपेसिटर जो खुद चार्ज हुआ है वो बोलेगा तू अब चेंज मत हो वोल्टेज, मैं करंट देता हूं, आई विल गिव यू करंट, यू द वोल्ट मेंटेन द वोल्टेज टू द कांस्टेंट। ओके, कुछ कुछ लोग होते हैं फाइनेंशियली दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, तो कुछ लोग जो डोनेट करते हैं वो खड़े होते हैं ना कि भाई तू अपना स्टडी कंटिन्यू कर, आई विल स्पॉन्सर यू, वैसे ही है। कैपेसिटर विल से दैट दो द वोल्टेज एक्चुअल वोल्टेज इज फॉलिंग, यू टेक माई करंट, मैंने यहाँ से यहाँ पे मैं चार्ज हो चुका हूँ ना, मैंने मुझे भी तो किसी ने स्पॉन्सर किया था जब मैं आई वॉज नॉट एबल टू सपोर्ट माई स्टडीज माई करियर, तो ये मैंने ऑलरेडी ले लिया है सोसाइटी से, नाउ इट्स माय टाइम टू पे बैक। सो वो खुद डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, बट वो मेंटेन करेगा, ऑफ कोर्स उसका भी तो कुछ कैपेसिटी है, तो इट विल ट्राई टू मेंटेन द वोल्टेज जब तक ये वापस से सप्लाई वोल्टेज आ ना जाए। तो जब भी सप्लाई वोल्टेज VM के बाद ड्रॉप होता है तब वो वोल्टेज कैपेसिटर मेंटेन करता है, एंड व्हाट हैपेंस, कैपेसिटर का वोल्टेज इज ग्रेटर देन दिस वोल्टेज एट पॉइंट आफ्टर दिस पॉइंट B। कैन यू सी, B के बाद ये ड्रॉप हो रहा है बट कैपेसिटर का वोल्टेज ज्यादा है, इसीलिए ये रेक्टिफायर के अंदर जो भी डायोड जो ऑन थे वो अभी ऑफ हो जाएंगे, मतलब अभी पूरा का पूरा है वो कैपेसिटर के थ्रू जाएगा फ्रॉम पॉइंट B to C। So from point B to C, my rectifier is off. All the diodes, not even the two diodes. सारे diodes off है because capacitor is supplying. So after C point, what will happen? यहाँ का वोल्टेज बढ़ेगा, कैपेसिटर का कम हो गया ना, डिस्चार्ज होके वोल्टेज कम हो जाएगा, तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ेगा, then again rectifier will come in picture. Then again from C to D, rectifier will supply load current, rectifier will supply charging current to capacitor as well. तो C to D में आपका जो लोड करंट है वो रेक्टिफायर सप्लाई करेगा एंड चार्जिंग करंट भी कैपेसिटर को रेक्टिफायर ही देगा। वापस व्हेन इट विल रीच D पॉइंट, कि D पॉइंट के बाद वापस रेक्टिफायर VM के नीचे जाने वाला है, कैपेसिटर वापस से चार्ज हो गया है ना, so it will say that I am charged, I have capacity to maintain the voltage, so you go off, I will give supply। Is that clear? तो फाइनली जो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर यूज करके ये ऐसी वेव फॉर्म थी वो कैसी हो गई। सो व्हाट कुड यू ऑब्जर्व, इसमें से आपको क्या ऑब्जर्वेशन दिखता है, क्या हुआ ये कैपेसिटर यूज करके। कुछ बेनिफिट हुआ ये कैपेसिटर यूज करके, फ्लक्चुएशन कम हुआ, उसका मतलब रिपल फैक्टर कम हुआ, एंड रिपल फैक्टर कम हुआ मतलब क्या, परफॉर्मेंस ऑफ योर रेक्टिफायर प्लस फिल्टर हैज इम्प्रूव्ड। सिमिलरली जैसे मैंने कहा था कि कम वोल्टेज पे हम ये रिपल देख पाते हैं,
जब हम प्रैक्टिकली ये परफॉर्म करेंगे, मतलब आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर है तो पहले सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर से ही करेंगे या फुल वेव रेक्टिफायर से करेंगे, देन हम फिल्टर कनेक्ट करेंगे। तो जब हम फिल्टर कनेक्ट करेंगे तब ये इतने फ्लक्चुएशंस हमें दिखेंगे नहीं, वी विल सी अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज वो जो कैपेसिटर वहां पे लगाया है वो काफी बड़ा वैल्यू का कैपेसिटर है। तो विल सी अ स्ट्रेट लाइन। सिर्फ हम जो मेजर करते हैं ना वो डीएसओ पे, तो वहां पे मेजरमेंट में हमें थोड़ा रिपल आएगा। तो दैट प्रूव्स कि रिपल है, रिपल जीरो नहीं हुआ है, बट रिपल कम हुआ है ड्रास्टिकली। इज दैट क्लियर? ये जो अभी कहानी बताई वापस सुननी है या क्लियर है? ओके, ऑलराइट। इसका एक फिर हम एक शॉर्टकमिंग क्या बोल सकते हैं कि जब भी रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, नाउ दिस फॉर्म्स एन आरसी सर्किट, राइट? आरसी सर्किट पढ़े हो ना, सर्किट एंड नेटवर्क में वापस आएगा वो आरएल आरसी। टाइम कांस्टेंट सुना है कुछ? हैव यू हर्ड अबाउट टाइम कांस्टेंट? यू मे नॉट हैव। तो अभी वो सर्किट एंड नेटवर्क में आएगा, वो ट्रांजिएंट चैप्टर है उसमें आएगा। तो ये आरसी सर्किट फॉर्म होता है एंड उससे एक टाइम कांस्टेंट, एक आरसी, फॉर आरसी सर्किट इट इज आर इनटू सी, फॉर आरएल सर्किट इट इज एल बाय आर और आर बाय एल। तो टाइम कांस्टेंट जो होता है, टाइम कांस्टेंट बताता है अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा है इसका मतलब आपके कैपेसिटर इज गेटिंग क्विकली चार्ज एंड डिस्चार्ज, बट टाइम कांस्टेंट कम है उसका मतलब इट इज टेकिंग मोर टाइम टू चार्ज एंड डिस्चार्ज। ओके, तो यहाँ पे जब R कम होता है, when R is reduced, so that time what will happen? I'll go to the next, yeah. So अगर लोड करंट, सबसे पहले अगर RL कम हुआ मतलब लोड करंट बढ़ेगा, you are supplying same voltage, उसके लिए RL कम हुआ तो IL will increase, that is load current will increase, and then the capacitor will discharge more rapidly because उसका टाइम कांस्टेंट जो है RC वो कम हो गया। टाइम कांस्टेंट कम मतलब उसको चार्ज डिस्चार्ज होने के लिए जो टाइम लगेगा वो भी कम होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट ए से बी तो उसने चार्ज कर लिया अपने आप को एंड रेक्टिफायर से वो आउटपुट वोल्टेज आया, बट बी टू सी कंपेयर टू दी अदर वेवफॉर्म जो ऊपर हमने देखी तो वो ज्यादा नीचे जा रहा है, करेक्ट? जो ऊपर का वेवफॉर्म था वो कुछ इस तरह से था, समथिंग लाइक दिस। सो ये जो ब्लैक कलर का अभी दिख रहा है, द ब्लैक कलर के लिए जो आरएल है दैट आरएल इज स्मॉल, एंड रेड कलर का जो मैंने ड्रॉ किया है दैट आरएल इज लार्ज। सो अगर मेरा रेजिस्टेंस ज्यादा है तो मेरा करंट कम होगा, ओके? रेजिस्टेंस ज्यादा है तो मेरा टाइम कांस्टेंट आरसी दैट विल बी आल्सो मोर। सो इट विल टेक, मतलब वो अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएगा ये वोल्टेज को। अगर मेरा टाइम कांस्टेंट कम हुआ उसका मतलब वो क्विकली डिस्चार्ज होगा, और क्विकली डिस्चार्ज होगा मतलब उसका वो जो वोल्टेज जीरो आता है वो ज्यादा जल्दी आएगा। दिस इज नॉट द कंप्लीट वेवफॉर्म ऑफ आरसी सर्किट। आरसी सर्किट जब आप ट्रांजिएंट में पढ़ोगे तो आपको पूरी तरह से चार्ज एंड डिस्चार्ज के वेवफॉर्म्स वहां पे पढ़ा, यू विल स्टडी देयर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज ये हमारा पार्ट नहीं है, and if I go into that transient everything it will require another 3 lectures. So अगर हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा है सो द रिपल इज लेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैक कलर में रिपल बढ़ रहा है ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बढ़ रहे हैं। सो व्हेन द रेजिस्टेंस इज स्मॉल दैट टाइम रिपल आपको, मतलब देयर विल बी मोर रिपल। दैट इज द शॉर्टकमिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्टर। सो एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? So we'll go for the next type of filter. अभी एक C हो गया, दूसरा क्या बचा हमारा? L. So series inductor L आ गया। L क्या करेगा? It will oppose change in current. करंट भी तो हमारा फ्लक्चुएट होगा अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज। सो L will oppose change in current। उसका वेवफॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका VDC है एंड दिस इज द फुल वेव रेक्टिफायर, राइट? सो फुल वेव रेक्टिफायर जब जा रहा है एंड व्हेन द करंट through the inductor
वोल्टेज, अगर करंट वोल्टेज को फॉलो करेगा ऑब्वियसली, एंड थ्रू द इंडक्टर जब भी करंट चेंज होता है तो इंडक्टर क्या करता है, हाँ, इट प्रोड्यूसेस, इट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, जिससे वो बैक ईएमएफ जनरेट करता है, एंड बैक ईएमएफ जो है वो बैक ईएमएफ अपोज करता है चेंज इन करंट को, जिसके वजह से मेरा जो वेवफॉर्म है वो ऐसा ना रह के कुछ इस तरह से है. So it will oppose the change and it will try to keep, अगर वो करंट को डीसी रखने की कोशिश करेगा तो वो वोल्टेज भी उसको ऑब्वियसली फॉलो करना पड़ेगा. Okay, so this is the how the inductor works. Of course इसके कैलकुलेशंस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. When you will go for the designing and all purpose, that time you can do that. So operation of series inductor, it depends on current because inductor opposes change in current. अगर करंट कम होगा, करंट कम है या फिर वो जीरो तक जा रहा है, वो जो वेवफॉर्म हमारा जीरो तक जा रहा है, तो वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा बिकॉज इंडक्टर बेसिकली अपोजेस चेंज इन करंट. तो देयरफॉर कि जब भी हमारा, जब हम एल या एलसी फिल्टर यूज करते हैं तभी हमें देखना है कि आप एक्चुअली फुल वेव रेक्टिफायर यूज करो बिकॉज उसमें कभी करंट जीरो नहीं होता. हाफ वेव में करंट जीरो होता है ना, वो जीरो पे चला जाता है. तो इट इज ऑलवेज यूज विद दी फुल वेव रेक्टिफायर सो दैट करंट कभी जीरो ना हो. एंड अगर आपके पास हायर करंट फ्लो हो रहा है तो इट इज बेटर, इट गिव्स बेटर फिल्टरिंग एक्शन. तो आप देखो कि इसमें आपका शॉर्टकमिंग क्या है कि ये लो करंट पे अच्छा काम नहीं करता और टाइप सी जो था वो हायर करंट पे अच्छा काम नहीं कर रहा था. तो अच्छा काम नहीं करते ऐसा देखने से बेटर है कि टाइप सी जो है वो लोअर करंट पे अच्छा काम कर रहा था एंड टाइप एल जो है वो हायर करंट पे अच्छा काम करता है. सो व्हेन वी टीम अप, व्हेन वी मेक अ टीम, तो टीम में पता है आपको जब आप प्रोजेक्ट करते हो तो कोई रिसर्च करता है, फील्ड रिसर्च करता है, कोई रिपोर्ट बनाता है, कोई सर्किट बनाता है, जो अपनी अपनी खासियत है वो अपना अपना टॉपिक या पार्ट उठा लेता है. तो सिमिलरली अगर सी लो करंट पे अच्छा काम कर रहा है, एल हायर करंट पे अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे दोनों के एडवांटेज चाहिए, सो आई विल गो फॉर एलसी फिल्टर. अगर करंट ज्यादा है तो ये भाई साहब अच्छा काम करेंगे, अगर करंट कम है सो इट विल बी मोर इन एक्शन. So this is a LC filter and always L will be connected in series because वो current पे काम करता है and C will be connected in the parallel because वो voltage को oppose करने का काम करता है, change in voltage. So finally we have a better filter as well. It is a LC filter. So this kind of circuits, L मतलब क्या होता है, एक देखो मैग्नेट रहता है गोल और उस पे वायर्स रहते हैं. कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अगर खोला है तो आपको काफी सारे कैपेसिटर्स एंड ऐसे इंडक्टर्स दिखेंगे जो नथिंग बट फिल्टरिंग का काम करते हैं. इज दैट क्लियर? तो दिस इज व्हाट फिल्टर इज. तो हमारा जो वो डायग्राम था डीसी पावर, रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई का, उसका हमारा फर्स्ट पार्ट ट्रांसफॉर्मर तो हम पढ़ ही रहे हैं एक्सप्लिसिटली, उसके लिए अलग से कोर्स है. दूसरा है रेक्टिफायर जो हमने पढ़ लिया. तीसरा है फिल्टर जो भी हम पढ़ चुके हैं. रेगुलेटर हम डिस्कस किया है थोड़ा हमने रेगुलेटर के बारे में, बट उस पे स्पेसिफिकली वी हैव द लास्ट चैप्टर इन दिस करिकुलम. ओके, सो दैट इज हाउ वी विल बी, एटलीस्ट वी शुड बी मतलब इससे हम पूरा का पूरा जो आपका डीसी सप्लाई है, रेगुलेटेड डीसी सप्लाई, एटलीस्ट वो हमें पता होना चाहिए उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स. ओके, तो लास्ट चैप्टर में रेगुलेटर है. होपफुली ये सेमेस्टर खत्म होने से पहले आई विल बी एबल टू रीच द लास्ट चैप्टर. ओके, alright, now in this chapter we are left with LED and photodiode. Of course वो next time ही करने पड़ेंगे. And then we'll end this chapter. उसके बाद है हमारा ट्रांजिस्टर. Any doubt in